सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं यार कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन से क्या होगा यार, जो हमने पुराना नॉलेज गेन किया है उसको हम कहीं हद तक इंप्लीमेंट करने के काबिल बन पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इस वीडियो में और ऐसे ही अपकमिंग अनदर वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि आपका लूप्स का नॉलेज, आपका पॉइंटर्स का नॉलेज, आपके फंक्शंस को कैसे यूज करना है, वो सबकी प्रॉपर गणित आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा देगा। ठीक है, तो बिना वक्त जाया करें हम लोग चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, तो ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड और हमारा नोटपैड भी आ जाएगा। ये आ गया हमारा नोटपैड भी। तो यार सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो कि है, इसको जूम भी कर लेते हैं, ये है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। मतलब अगर एक नंबर है a जिसकी वैल्यू है कुछ 5, दूसरा नंबर है b जिसकी वैल्यू है कुछ 10। अब मैं चाहता हूं यार भाई साहब ऐसा मैं पीस ऑफ कोड लिखूं जिससे a की वैल्यू जो है वो 10 हो जाए, b की वैल्यू जो है वो 5 हो जाए। ठीक है, तो इसके करने के दो तरीके होते हैं। एक विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे a और b क्या है, ये वेरिएबल, तो मैं एक और वेरिएबल ले लूंगा c की मदद से मैं ये चीज सॉल्व कर सकता हूं। एक और चीज होती है विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, मतलब बिना c वेरिएबल के यूज के आपको इन दोनों को स्वैप करना रहेगा। ठीक है, तो मैं विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल करूंगा, आप लोग इसे समझने के बाद विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एक्सचेंज करने की कोशिश करना। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एक इस कोड को लाइन बाय लाइन में आपको समझाता हूं। ठीक है, धीरे धीरे से हम लोग समझेंगे कि जो चीजें ना धीरे धीरे जिंदगी में आती है ना, तो कुछ जल्दीबाजी मत करना, आराम समझते हैं, है ना। मैं जानता हूं आप लोग बहुत समझदार हो, बट स्टिल हर एक क्वेश्चन को मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपने को जो कोड है, देखो कोड करना बहुत आसान होता है, कोड करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एनकोड और डिकोड कोड को करना सीख जाओगे ना, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एनकोड करने से पहले आपको समझना पड़ेगा वैसे डिकोडिंग। तो मैं क्या करता हूं, मैं डिकोड करता हूं कोड को। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूं कि कौन सी चीज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहां से क्या जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग यहां से। ये सब मेरे को चीजें बताने की जरूरत है नहीं, मैंने आप सबको पहले सब कुछ बता रखा है ना। जो लोगों ने देख रखा हो वो मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया a, दूसरा वेरिएबल लिया b, तीसरा वेरिएबल लिया टेम्प। ठीक है, अब यहां पे मैंने कहा भाई साहब यूजर्स है, दोनों नंबर लो a और b। ठीक है, जो भी इसको देने हो। अब ये जो है ना, ये लिखा है मैंने स्वैपिंग का लॉजिक। कैसे? देखो कोडिंग में जब भी आप लॉजिक का यूज करो ना, तो हमेशा याद रखना इट्स वे मोर बेटर कि आप जो है अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें ऑब्जर्व करते हो, या जो भी चीजें आपकी डे टू डे लाइफ में होती है, जो भी रियलिस्टिक लाइफ में पॉसिबिलिटीज होती है, आप उन्हीं का यूज करो। कैसे? अब जैसे इसको मैं एक एनालॉजी से समझाऊं, तो आपके पास में भाई साहब ऐसे 3 बीकर्स हैं। ठीक है, इसमें से ये a नाम का एक बीकर है, b नाम का दूसरा बीकर है, एक मिनट, b नाम का दूसरा बीकर है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई साहब इसमें जो लिक्विड 1 और 2 है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाए, मतलब a में 2 आ जाए और b में 1 आ जाए। तो ये मैंने एक और बीकर ले लिया, इसका नाम है टेम्प। मैं क्या करूंगा भाई साहब, b का जो लिक्विड है 2, उसको उठा करके सबसे पहले टेम्प में डाल दूंगा। ठीक है, उससे होगा क्या, ये जो b है ये एम्प्टी हो जाएगा और टेम्प में b की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा कि जो a वाला है, a वाले को उठा करके, a वाले का लिक्विड उठा करके मैं b में डाल दूंगा, तो उससे a खाली हो जाएगा। ठीक है, फिर अब a खाली हो गया, b में a का लिक्विड आ चुका है, अब मेरे को a में b का डालना है, तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, जो टेम्प में था लिक्विड नंबर 2, उसको मैं उठा करके इसमें डाल दूंगा। आई चीज समझ में? रियलिस्टिक एग्जांपल है, ऐसे ही सेम इसमें भी होगा। यहां पे मैंने क्या कर रखा है, देखो अब यहां पे जो थर्ड वेरिएबल है जिसका नाम है टेम्प, टेम्प में मैंने क्या किया, a की वैल्यू को स्टोर करा दिया। ठीक है, मैंने इसमें b करा था सबसे पहले, इसने a करा दिया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो यहां पे टेम्प में सबसे पहले a करा दिया, उसके बाद में फिर a में मैंने b को रख दिया। ठीक है, उसके बाद में b में मैंने वापस से टेम्प को इनिशियलाइज कर दिया। आई बात समझ में? कैसे मैंने किया, ये जो मैंने एग्जांपल समझा, ऐसे समझ में आया? तो ये चीज है। उसके बाद में मैंने इसको बोल दिया आफ्टर स्वैपिंग आपको वैल्यू a और b की जो मिलेगी उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सबसे पहले अपन सेव करते हैं, रन कराते हैं, और फिर आप लोग देखो क्या आ जाओ भाई, क्या हो गया। अरे यार सेव सेव ये देखो, एंटर टू इंटीजर्स 5 और 10 लेते हैं। ठीक है, 5 एंड 10, 5 और 10 मतलब a में 5 की वैल्यू स्टोर है और b में 10 की वैल्यू स्टोर है। एंटर करते हैं, ये देखो आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5। आई बात समझ में? ये लॉजिक समझ में आया, जो यहाँ पे ये लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है यार, लॉजिक को विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, विजुअलाइजिंग के लिए ही मैं आपको प्रॉपर्ली डिकोड करके बता रहा हूं लाइन बाय लाइन, क्योंकि वंस आप डिकोड करना सीख गए ना कोड को, तो दैट्स वेरी इजी फॉर यू टू एक्चुअली गेट इनटू द लॉजिक। आप लॉजिक खुद का क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नई एल्गोरिथम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो प्री एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एल्गोरिथम है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लॉजिक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब मेक श्योर आप लोग जब घर पे प्रैक्टिस करो तो कोशिश करना कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, जो पे यहाँ पे मैंने टेम्प वेरिएबल लिया था जो कि थर्ड वेरिएबल था, विदाउट उसके यूज के आप लोग कोशिश करना भाई साहब हम लोग दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर सकें। ठीक है, तो ये हुआ भाई साहब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। दूसरा वाला बहुत बेसिक है, हम लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कराएंगे किसी भी नंबर। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया भाई साहब, एक नम वेरिएबल लिया एज यूजुअल, है ना। इंटीजर एंटर करने को बोला जिसकी टेबल यूजर को लिखवानी हो। ठीक है, सीएन से मैंने इसको नम ले लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल का ये लॉजिक बहुत बेसिक सा लॉजिक है, कुछ नहीं। क्या किया मैंने, int i = 1, i should be shorter equals to 10 and i++। ये सब कुछ चीजें मैंने समझा रखी है। प्लस प्लस i क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फ्लो कैसा होता है, कहां से कौन सी चीज इनिशियलाइज होती है, राइट टू लेफ्ट चीजें इनिशियलाइज होती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी, जिन सबको भी सब कुछ चीजें नहीं लग रही हो, एकदम चीजें समझ में नहीं आई, तो प्लीज आप पुरानी वीडियोस पे जाकर जरूर से चेकआउट करना। ये एक हमारी प्लेलिस्ट चल रही है डीएसए की, तो उसको प्रॉपर्ली आप लोग फॉलो करना। ठीक है, अब ये आई बात समझ में। फिर मैंने क्या किया, सी आउट किया, इनटू यहां पे i प्रिंट कराओ, उसके बाद में num into i। अब जो num है जो कि मैंने यूजर से लिया है, हो सकता है मेरे को 5 की टेबल प्रिंट करनी हो। ठीक है, तो num पे तो क्या आ जाएगा 5, और यहाँ i पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 1 आएगा, तो 5 × 1
ठीक है, ये चीज प्रिंट हुई, अगेन ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू बढ़ करके 2 हो गई, फिर यहाँ पर आएगा नम की वैल्यू तो 5 रहने वाली है, फिर 5 into 2 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारी जो यहाँ पे कंडीशन है जब तक वो फॉल्स नहीं होती, विच इज शॉर्टर इक्वल्स टू 10, मतलब जब भी ये 10 से बड़ा हुआ तब ये चीज फॉल्स हो जाएगी और हम लोग लूप के बाहर आ गए, ठीक है। आई बात समझ में, चला करके देख लेते हैं भाई साहब, रन कराओ इसको, ये आ गया, एंटर द इंटीजर, 5 डालते हैं, देखो आ गई 5 की टेबल लिखी हुई। आई बात समझ में, ये भी देखो, ये तो मैं अपने लेवल पे समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेक श्योर करना कि जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करो तो जो मैंने क्वेश्चंस ये कराए हैं इनको खुद भी बैठ करके डिकोड करना, ठीक है। सिर्फ मेरी बातें मत सुनते जाना, अपने आप भी कोशिश करना कि आप क्वेश्चंस को डिकोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलो, ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन आज के दिन का, जिसका नाम है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, मतलब तीनों नंबर में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, हमको वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगेन हमने 3 वेरिएबल ले ली, ठीक है, यूजर से तीनों नंबर मांगी कि भाई साहब आप ही दे दो, आपको किसमें कंपैरिजन ढूंढना है, और इस सिंपल बेसिक हमने इफ एल्स इफ लेटर का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या करा मैंने यहाँ पे, इफ num1 जो कि पहला नंबर है वो ग्रेटर इक्वल्स टू num2 हो एंड num1 शुड आल्सो बी ग्रेटर इक्वल्स टू num3, तो क्या प्रिंट कर दोगे भाई साहब, सबसे बड़ा नंबर नंबर 1 है, ठीक है। सेम गोस टू नंबर 2 आल्सो एंड सिमिलरली फॉर नंबर 3 आल्सो, लेकिन यहाँ पे हमने नंबर 1 के लिए कर लिया, नंबर 2 के लिए भी कर लिया और 3 के लिए बाय डिफॉल्ट है, तो हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधे उसमें एल्स में लिख सकते हैं कि भाई साहब लार्जेस्ट नंबर इज नंबर 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर 1 और नंबर 2 के लिए कंडीशन ऑलरेडी डिफाइन कर ली। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसको सेव कराता हूं मैं, इसको रन कराता हूं, ठीक है। ये देखो एंटर 3 इंटीजर्स, मैं हो सकता है एक 8 ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं और एक 5 ले लेता हूं, तो देखो आ गया अपने आप लार्जेस्ट नंबर इज 9। ये कैसा है, इस वाले कंडीशन पे को चेक करा इसने, क्यों, क्योंकि हमने num1 डाला, num2 डाला और num3 डाला। अब num हम जानते हैं 8 है, num2 9 है एंड num3 5 है, ठीक है। हमें दिख रहा है कि वैसा इंटीजर 9 जो है वो सबसे बड़ा है, तो अब इसने इस कंडीशन को चेक किया, यहाँ पे num2 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 एंड num2 आल्सो ग्रेटर इक्वल्स टू num3। अब यहाँ पे एंड क्यों यूज किया, क्योंकि दोनों से बड़ा होना जरूरी, सिर्फ एक से बड़ा होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, हमको दोनों से बड़ा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे भाई साहब एंड का यूज किया। ये एंड भी मैंने समझाया कि लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसका क्यों यूज होता है, कैसे काम होता है, क्या फंक्शनलिटी होती है, ठीक है, समझ में आई ये बात। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है टर्नरी ऑपरेटर, ये चीज तो मैंने समझा दी आपको कि कैसे होती है। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में मैंने अपने ऑपरेटर वाले वीडियो में समझाया था कि यार उसका फंक्शनलिटी कैसी होती है, तो यार कोशिश करना है आप लोग इसी सेम क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, उसको, अरे यार क्या हो गया, उसको विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है मैं एक बार बेसिकली और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि हमने बात करी थी कि भाई साहब सबसे पहले तो आपको एक कंडीशन देनी पड़ती है एक ब्रैकेट में, उसके बाद एक आपका क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है, उसके बाद में आपके पास में 2 चीजें आती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में आप जो भी चीज डिफाइन करते हो, अगर ये कंडीशन जो आपने यहाँ लिखी है ये ट्रू होगी तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, और अगर यही वाली जो चीज है जो आपने अंदर लिखी है फॉल्स हुई तो वो ये वाली चीज को प्रिंट करेगी। यही स्ट्रक्चर होता है, आप लोग जाना मेरे ऑपरेटर वाली वीडियो में, जिनको नहीं पता और जिनको पता है तो सीधे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा टर्नरी ऑपरेटर से भी सेम क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखना, विच इज वेरी इजी। आपको अगर समझ में आ रही होगी चीजें तो आप अपने आप इसे बहुत आसानी से बना लोगे, और अगर फंसे तो प्लीज फंसो, है ना, हर कोई फंस किया है, यहाँ तक मैं भी बहुत फंसा हूं, मैंने अपनी जर्नी चालू करी थी डीएससी की, ठीक है। तो ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, जो कि है भाई साहब सम ऑफ डिजिट्स आपको निकालना है। सम ऑफ डिजिट्स मतलब क्या, जैसे कि मैं ले लूं एक नंबर 154, अब 1 + 5 + 4 मुझे निकालना है, जो कि है 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें इस कदर सॉल्व करना है कि भाई साहब हमको सबसे पहले तो एक नंबर लेना है यूजर से, ठीक है, उस नंबर की इंडिविजुअल डिजिट्स का हमको सम निकालना है और वो बताने के भाई साहब वो सम कितना होगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो सॉल्व करते हैं भाई साहब। अगेन नम हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक सम को हमने 0 इनिशियलाइज करा दिया है, ठीक है, ये बताऊंगा क्यों करा। फिर एक हमने लिया है रिमाइंडर नाम का वेरिएबल, ठीक है। अब यहां से हमने यूजर से नंबर ले लिया, क्यों नंबर क्या उसको नम वेरिएबल में स्टोर कर दिया, चलो आई बात समझ। अब यहाँ पे हमने लगा भाई साहब एक व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में हमने कंडीशन क्या डाली है कि व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, मैंने बताया अपने ऑपरेटर वाली वीडियो में, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नम की वैल्यू जब तक 0 के इक्वल नहीं है तब तक ये लूप को आपको रन करते जाना है, ठीक है। अब हम लोग भाई साहब लूप में आ गए, जो भी हमने नंबर दिया वो 0 के इक्वल टू है नहीं, तो हम अंदर आ गए। तो अंदर ये लिखा है कि भाई साहब रिमाइंडर, अभी मैं इसको सिर्फ आगे दर्शा, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉड्यूलो 10। अब मॉड्यूलो, ये अगेन मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर ला करके देता है, मैंने बताया था। तो अब हमने क्या करा कि भाई साहब जो रिमाइंडर है उसमें जो नम था जो हमने यूजर से लिया था उसको सबसे पहले मॉड्यूलो 10 किया, जिससे हमारे पास में क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, जिसको हमने रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं सम प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर। अब अगेन मैंने ये चीज भी बताई है कि ये चीजें कैसे काम करती है। अगर लिखा है सम प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर, ठीक है, मतलब जो सम है उसमें सबसे पहले आर की वैल्यू ऐड होगी, आर की वैल्यू ऐड होगी तो जो सम है हमने यहाँ पे क्या ले रखा था, सम इक्वल्स टू 0 है, तो सम यहाँ पे 0 है, तो मतलब 0 प्लस जो नम को मॉड्यूलो किया था हमने 10 से, उसके बाद में जो रिमाइंडर आया था तो वो रिमाइंडर सबसे पहले 0 में प्लस होगा, ठीक है। 0 प्लस आर इक्वल्स टू आर। अब जब ये प्लस हो जाता है उसी के बाद में साथ ही साथ सम में आर इनिशियलाइज भी हो जाएगा, मतलब ये जो चीज हमने लिखी है प्लस इक्वल टू मतलब सबसे पहले प्लस होगा उसके बाद में इनिशियलाइज हो जाएगा अपने आप। आई बात समझ में, ठीक है, ये मैंने समझाया था, ध्यान में रखना, ठीक है। जिनको नहीं आता तो मैंने जरा सा हिंट दे दिया, जिसको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी ऑपरेटर्स वाला वीडियो देखना, उसमें तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन समझ में आई, ये लाइन समझ में आई, ठीक है। ये देखो ये क्या लिखा है, नम डिवाइड इक्वल्स टू 10, सेम ही तरीके से प्लस इक्वल टू लिख रखा है, ऐसे डिवाइड इक्वल टू दे रखा है, मतलब नम जो है इसके बाद में सबसे पहले डिवाइडेड बाय 10 होगा
उसके बाद नम में ही जो वैल्यू आई डिवाइड होने के बाद आफ्टर 10 वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज भी हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, देखो यहाँ पे आगे अपने पास में रिमाइंडर भाई साहब जो कि हमने रिमाइंडर में स्टोर करा दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने एक्स्ट्रा क्यों लिखी? क्योंकि हमने यार यहाँ पे जो कंडीशन ली है ना उसको हमको फॉल्स भी करना है। ठीक है, वरना तो यार अगर ट्रू हुई तो लूप तो आपका इन्फिनिटी रन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमारे कोड में कि भाई साहब ये चीज एक जगह जाकर के रुके, ये इन्फिनिटी ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई साहब हमने रिमाइंडर को स्टोर करा लिया बाय मॉड्यूलो 10। ठीक है, उसके बाद में हमने सम लिया, सम क्योंकि हमको सम करना जरूरी है, क्योंकि हमको अंत में जो है यहाँ पे 10 लाना है। 154 तो हमने डिजिट ले ली थी। ठीक है, उसको इंडिविजुअल सम कराना है, उसके बाद में 10 लाना है। तो यहाँ पे सम में हमने सबसे पहले रिमाइंडर को रख दिया। उसके बाद में जो नम डिवाइडेड बाय 10 क्या है, क्योंकि सपोज अगर मैंने 154 लिया उसको मैं डिवाइड बाय 10 करता हूं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 10। ठीक है, माइनस होगा, यहाँ पे 54 बचेगा, फिर 5 है ना, इसको एक मिनट यार और मैं यहाँ पे लिया था, ये 154 इसको डिवाइड बाय 10 करो, 10 हो गया, माइनस करो 5। ठीक है, फिर 5 जार 50 हो गया 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो भाई साहब रिमाइंडर तो 4 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 4 आ गया, तो 4 आने के बाद में रिमाइंडर में वैल्यू 4 स्टोर हो गई। उसके बाद में सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो सम 0 + 4 फिर इनिशियलाइजेशन इक्वल टू, मतलब सम में अब जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 4। ठीक है, अब यही हमने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यार भाई साहब अब हमको जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को लेना है। अब इंडिविजुअल डिजिट्स को लेने के बाद में जब सारी इंडिविजुअल डिजिट्स हो गई उसके बाद में यार इस लूप को हमको रोक देना है। तो ठीक है, इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आप देखो यहाँ पे 154 था, या क्वेश्चन में क्या बचा है 15। अब आप 115 को अगेन 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 * 10, आपके पास में क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड्यूलो अलग काम करता है और ये वाला डिवीजन वाला ऑपरेटर अलग काम करता है। ठीक है, डिवीजन वाला क्वेश्चन पे ध्यान देता है और मॉड्यूलो वाला रिमाइंडर ला करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 इसलिए करा ताकि हमारा जो नंबर है 154 वो एक कम होता जाए। आप ऑब्जर्व करो जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो वो एक डिजिट कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे 154 का हो गया 15 है ना, यहाँ पे 15 का हो गया 1। ठीक है, तो सबसे पहले 4 गया, फिर 5 गया, फिर वैसे ही बन जाएगा। तो जैसे ही अब अंत में क्या बचा 1 को डिवाइड कर दो भाई साहब आप 10 से, तो क्या होगा भाई साहब को 0 से लेना पड़ेगा, कुछ यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया 0 आ गया ऊपर क्वेश्चन में, और वही हमको नहीं चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे, नम शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन वो 0 के इक्वल हुआ वैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, व्हाइल लूप वहीं पर ही रुक जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख ले। चलो आ जाओ भाई साहब, इसको रन करा लेते हैं, सबसे पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, रन कराते हैं, आ जाओ। ठीक है, डिजिट एंटर करते हैं अपन, कुछ भी 154 लेते हैं। चलो 154 ली, आगे सम ऑफ डिजिट 10। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हो, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका है कभी भी लूप्स आ जाए ना, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो भाई साहब, टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो। कैसे, क्या क्या वेरिएबल दे रखे हैं आपके लूप में, एक तो नम दे रखा है भाई साहब। ठीक है, नम के अलावा फिर रिमाइंडर दे रखा है r, अभी मैं सिर्फ r ले रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में सम एक और दे रखा है ना, उसके बाद में और कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या है ना, जैसे जैसे लूप रन होता जाता है वैसे वैसे आप अपनी टेबल बनाते जा सकते हो, और वैसे आपको मालूम पड़ता जाएगा कि यार अंत में क्या चीजें स्टोर होगी। जैसे कि इससे मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले तो नम की वैल्यू क्या है, नम एक यूजर ने ले लिया भाई साहब, नम की वैल्यू है 154। आई बात समझ में? अब भाई साहब अंदर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉड्यूलो 10। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, रिमाइंडर की वैल्यू आएगी सबसे पहले 4, क्योंकि इसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास में 4 आ गया। उसके बाद में चलो तो भाई साहब सम क्या है, प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर, मतलब सम में सबसे पहले 4 प्लस होगा, उसके बाद इनिशियलाइज होगा, मतलब सम की वैल्यू हो जाएगी 4। आई बात समझ में? उसके बाद में वापस से आ जाओ आप, नम डिवाइडेड बाय 10, नम डिवाइडेड बाय 10 जैसे ही हुआ, मतलब अब जो नई वैल्यू है नम की वो हो गई है 50। वापस से जाओ, कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू है, वापस अंदर आ जाओ। तो अब क्या है, पुरानी वैल्यूज हैं ऑलरेडी, अब आपको नई वैल्यूज बढ़ाने हैं, तो वापस से रिमाइंडर लेना पड़ेगा। अब रिमाइंडर क्या है, जो कि पहले नम था, अब यहाँ पे नम 154 नहीं है, सेकंड आइटरेशन में आपका नाम है 15। तो 15 को जब 10 से मॉड्यूलो करोगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। और यहाँ पे सम प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर, मतलब सम की वैल्यू यहाँ पहले क्या थी 4 थी, 4 में प्लस रिमाइंडर मतलब 4 + 5 इक्वल्स टू सम, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपके पास में 9। तो अब नई वैल्यू क्या होगी, सम की 9 होगी। ऐसे ही सिमिलर एक और आइटरेशन लगेगा जिसका करके यहाँ पे नम 1 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर भी बना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 10 निकल करके। तो ऐसे आप जो है ना लूप्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लूप्स को भी कब, जब अगर छोटा सा लॉजिक दे रखा हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो। वैसे जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक जब तक तुम्हारी जिंदगी में आएंगे तब तक तुम आराम से लूप्स को समझना चालू हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद में मैं तुम्हें पैटर्न से क्वेश्चंस भी कराऊंगा अपने आने वाली वीडियो में, तो वो तुम्हारे लिए जिंदगी बहुत आसान बना देंगे लूप्स की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। ठीक है, आई बात समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो अब भाई साहब ये आ गया एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्राइम का। आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई साहब जो भी नंबर है वो प्राइम है या नहीं। प्राइम नंबर का सबको लॉजिक पता है, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते। ठीक है, ऐसे ही इसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंट नम एंड आई, दो वेरिएबल लिए, एक बूल वेरिएबल लिया मैंने। ठीक है, बूल डेटा टाइप का, उसको मैंने ट्रू इनिशियलाइज करा दिया कि इनिशियली ट्रू है। अच्छा, मैं अगर इसे इनिशियलाइज नहीं भी कराता तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता। ठीक है, उसके बाद में मैंने यूजर से एक नंबर लिया कि भाई साहब नंबर दे दो। अब वो नंबर मैंने लिया, एक इसको बंद करता हूँ। अब वो मैंने नंबर लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, अब लॉजिक डिफाइन करने की कोशिश करो कि भाई साहब कोई भी नंबर खुद की टेबल के अलावा और किसी की टेबल में नहीं आना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा कि भाई साहब जो नाम है जो कि यूजर से हमने एंटर लिया है वो अगर 0 के इक्वल है, या अब ये क्या है, दो डंडे जो खींचे हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है। ठीक है, तो इफ नम इक्वल टू 0, अगेन ये इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल टू अलग है, ये वाला ऑपरेटर अलग है और ये वाला ऑपरेटर अलग है, दिस इज द असाइनमेंट। ठीक है, और ये वाला इक्विवेलेंट ऑपरेटर, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो अगेन ऑपरेटर वाली वीडियो में जाना देख लेना। तो अगर
नम की वैल्यू 0 है या नम की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट कर दो इज प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, मतलब जो वो नंबर है जो यूजर से मिला वो इज प्राइम, मतलब वो प्राइम नहीं है, उसको हमने फॉल्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, फॉल्स डिफाइन करा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो क्या करो, एल्स, एल्स में एक फॉर लूप लगाया, आई की वैल्यू 2 ली। ठीक है, आई को कंडीशन में डाल दिया शुड बी शॉर्टर इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, शुड बी शॉर्टर इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस, फिर वापस से मैंने इफ लिया, नम को मॉड्यूलो कराया आई से इक्वल टू 10। यहां पे चेक हो रहा है कि भाई साहब अगर जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हुआ और उसकी जो रिमाइंडर है वो 0 आया, क्योंकि कुछ भी आप ऑपरेशन करते हो डिवीजन में, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है मतलब वो किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल होता है, या तो 2 से होगा तो 3 से होगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी नंबर हमने लिया यहाँ पे वो अगर आई की वैल्यू से डिविजिबल हुआ और उसकी वैल्यू 0 आई, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, व्हिच इज प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्या चीज लिखी हुई है, अगेन मेरा समझाना और खुद के समझने में अंतर है, तो खुद भी एक बार पेन पेपर लेकर के इसको डिकोड करने की कोशिश करो तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आई बात समझ में? ये किया, इस प्राइम को फॉल्स किया। अब इफ इस प्राइम मतलब अगर इस प्राइम अगर वो ट्रू है तो प्रिंट करा दो कि भाई साहब जो नंबर यूजर ने एंटर किया था वो प्राइम है, और अगर नहीं हुआ वो फॉल्स है तो प्रिंट करा दो भाई साहब एल्स में इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, सेव करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, आ जाओ डाल के देख लेते हैं। सबसे पहले 3 डाल देते हैं, देख लो 3 इज अ प्राइम नंबर। आई बात समझ में? एक इसको मैं क्लियर कर लेता हूं, एक बार और रन करा देते हैं। इस बार 10 डाल देते हैं, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आई बात समझ में? खुद डिकोड करना, सब चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। कोडिंग की जिंदगी बहुत आसान है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा आसान है, बट वंस एक बार समझ में आ जाएगी ना तो बहुत मक्खन की तरह तुम्हारी जिंदगी चलेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हमको नंबर को रिवर्स कराना है। मतलब मैंने कुछ भी नंबर लिखा 532, तो अब इसको मुझे रिवर्स करना है, तो क्या हो जाएगा 235। तो नंबर को रिवर्स करने का भाई साहब ये कोड है, ये रहा मेजर उसका लॉजिक। यहाँ पे एन रिवर्स नंबर सब कुछ दिया, यूजर से एंटर ले लिया एक नंबर। अब वाइल जो एन है जो यूजर ने एंटर किया है नंबर, वो जब तक 0 के इक्वल नहीं होता तब तक क्या करो, रिमाइंडर इक्वल्स टू एन मॉड्यूलो 10। इससे क्या होगा, एक एक करके जो है हमारे पास में इंडिविजुअल डिजिट्स आती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी आपके पास में 2। ठीक है, 2 आ गई। उसके बाद रिवर्स नंबर जो है, रिवर्स नंबर नाम का जो मैंने वेरिएबल लिया है, इसमें क्या होगा, ये वाला जो होगा आरएन लिख देता हूं रिवर्स नंबर को मैं अभी के लिए। तो आरएन में क्या होगा, देखो क्या लिखा है, रिवर्स नंबर इक्वल्स टू रिवर्स नंबर इनटू 10। ठीक है, यहां पे मैंने इनिशियलाइज कर रखा है रिवर्स नंबर इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी। ठीक है, मतलब यहां पे 0 into 10 व्हिच इज 0 एंड प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यहां से हमको क्या मिला, सबसे पहली स्टेप में 2 मिला था, तो रिवर्स नंबर में हाल फिलहाल के लिए अभी वैल्यू स्टोर हो गई है 2। और फिर अगेन हमने n डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। क्यों मैंने बताया, क्योंकि हमको नंबर को छोटा कर देना है। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट हमने ऑलरेडी यहां पे ले ली, तो 2 की जरूरत नहीं है, अब हमें 53 की जरूरत। ठीक है, अगेन लूप सेकंड इटरेशन में आएगा। सेकंड इटरेशन में क्या होगा भाई साहब, फिर वो चीज होगी। अब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वापस से मॉड्यूलो बाय 10 है ना, रिमाइंडर किसका लिया जाएगा, 53 का लिया जाएगा। ठीक है, तो सब उसके बाद में आएगा हमारे पास में 3 आया। 3 के बाद में अगेन रिवर्स नंबर जो है इक्वल्स टू रिवर्स नंबर इनटू 10। अब यहां पे क्या होगा भाई साहब, अब यहां पे ये 0 नहीं रहेगा, अब यहां पे 0 से अपडेट होकर के वैल्यू हो चुकी है 2, मतलब Rn इक्वल्स टू 2 into 10 प्लस रिमाइंडर R। तो वो क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका जो ऑलरेडी नंबर था वो हो जाएगा 2 into 10 विच इज 20 प्लस रिमाइंडर में क्या था, रिमाइंडर में हमारा आया इस बार 3, तो प्लस 3 जो कि हो जाएगा आपका 23। ये हो गया आपकी वैल्यू सेकंड इटरेशन के बाद में। अब अगेन हमने जब डिवाइडेड बाय 10 किया तो अगेन ये 0 के इक्वल नहीं है, तो अगेन थर्ड इटरेशन में आएगा कहानी। ठीक है, थर्ड इटरेशन में सेम प्रोसेस होगी, इस बार आपके पास में आ जाएगा क्या, 5 उतर करके। तो वापस से Rn को देखो, Rn इक्वल्स टू 23। ठीक है, जो प्रीवियसली थी 23 into 10 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 230 प्लस 5 विच इज 235। देखो हो गया, क्या लिया था हमने, 532 लिया था, उसको हमने घुमा करके कर दिया 235। अब अगर इसको जो बचा हुआ एक नंबर है उसको तुमने वापस से डिवाइड बाय 10 किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेव कराते हैं, रन कराते हैं, देखो अपनी आंखों से। ठीक है, कौन सा, यही वाला नंबर था हमारे पास में 532 लेते हैं, एंटर कराते हैं, रिवर्स नंबर आ गया वैसे आपके पास में 235। ठीक है, आसान है जिंदगी, आई बात समझ में, चलो है ना, ये चीज आ गई मेरे हिसाब से आप लोगों को सभी को समझ में। अब आते हैं भाई साहब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं भाई साहब ये क्या है, ये है भाई साहब फिबोनाची नंबर। फिबोनाची सीक्वेंस आप सब लोगों ने देख रखी होगी, अगर आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे। ठीक है, फिबोनाची सीरीज आपकी कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है, जो यहाँ पे नंबर आएगा वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होता है, तो यहाँ पे आएगा भाई साहब 8। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 5 और 3 का सम है। तो फिबोनाची सीरीज ऐसी चलती है। 8 के बाद में जो टर्म आएगी वो 5 प्लस 8 करने से आएगी, जो कि होगी 13। ठीक है, तो यार इसको हमको कोड करना है। अब यार ये भी कुछ नंबर ऑफ टर्म्स तक जाती है। ठीक है, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, आ जाते हैं यहाँ पे, ये सारे हमने वेरिएबल लिए। सबसे पहले T1 लिया, टर्म 1, T2 लिया, टर्म 2, और उसके बाद में एक और टर्म ली जिसका है नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म होने के बाद में हमने ये देखा, सबसे पहले तो यूजर से हमने नंबर एंटर कराया। ये क्यों एंटर कराया, ये हमने यूजर से इसलिए कराया है क्योंकि हमको ये बताना पड़ेगा यूजर को कि भाई साहब तुम कितनी टर्म तक जाना चाहते हो, क्योंकि फिबोनाची सीरीज तो इनफिनिट तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन हम लोग यूजर से बोलेंगे भाई साहब आप बता दो कौन से टर्म तक लेके जाए। तो जैसे कि ये टर्म 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, तो ऐसे आप कहां तक लेकर जाना चाहते हो फिबोनाची सीरीज को, इसलिए हमने एन एंटर कराया। ठीक है, आ जाते हैं भाई साहब लॉजिक पे। देखो ये लिखा, इतना तो आप समझ में आने लग गया होगा कि ये क्यों लिखा। सीधे यहाँ पे आता हूँ, सी आउट में मैंने सबसे पहले T1 को प्रिंट करा दिया। T1 मतलब क्या, 0 यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियली वैल्यू 0 है ना। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म को लिख दिया मैंने T1 प्लस T2। ठीक है, क्योंकि हमको पता है जो अगली टर्म आएगी वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगी, इसलिए मैंने नेक्स्ट टर्म में लिख दिया T1 प्लस
T2। अब क्या है भाई साहब, ये तो कर लिया, मतलब ये 1, 1, 2 तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, प्रीवियस टू को सम करके। अब भाई साहब 3 में ये जो 3 है वो भी निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो प्रीवियस टू टर्म्स थी इसको अब आपको शिफ्ट करके जो पहले 1 1 ले रहे थे अब उसको 1 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, वही मैंने यहाँ किया है। अब मैंने T1 को कर दिया T2, मतलब जो ये T1 टर्म थी, ठीक है, T1 यहाँ पे 1 था, यहाँ पे T2 भी 1 था, लेकिन अब सेकंड इटरेशन में अगली बार में आगे बढ़ाने के लिए मैंने T2 को कर दिया T1, ठीक है, ये हो गया T1 इक्वल टू T2, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ये वाला 1 है ये हो गया T1 और जो 2 है वो हो गया आपका T2, ये T2 इक्वल टू नेक्स्ट टर्म हमने कैसे निकाली थी, T1 और T2 को सम करके, ये थी आपकी नेक्स्ट टर्म, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं NEXT, ये नेक्स्ट टर्म थी आपकी, है ना। उसके बाद में मैंने क्या किया, T1 इक्वल टू T2, मतलब जो T2 था उसको T1 बना दिया, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म थी उसको मैंने T2 कर दिया, ठीक है। तो अब वापस से T1 प्लस T2 करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 3। ऐसे ही सेम आइटरेशन दौड़ते जाएंगे, कब तक, जब तक वो जो टर्म है जिस टर्म तक हमको इस पूरी सीरीज को ले जाना है उससे वैल्यू जो है आई की वो बड़ी नहीं हो जाती। आई बात समझ में, ठीक है। सेव कराते हैं, रन कराते हैं भाई साहब, ठीक है। चलो नंबर ऑफ टर्म्स मैं इसको 6 नंबर ऑफ टर्म्स तक लेके जाऊं, एंटर करता हूं, 0 1 1 2 3 5। आई बात समझ, ठीक है। आसान है जिंदगी, ये है भाई साहब आपका फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करने का लॉजिक, ठीक है। इसी को हम लोग रिकर्शन से भी कर सकते हैं। रिकर्शन क्या होता है हम लोग आने वाली वीडियोस में हम लोग समझ रहे होंगे। बस हमारा जो बेसिक है C++ का वो फेस खत्म होने वाला है। इस वीडियो के बाद में 1-2 वीडियो लगेंगे, उसके बाद में उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी जैसे अभी इसमें हो रही, ठीक है। उसके बाद हमारा फेस 1 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर चालू करेंगे तब और मजा आएगा। असली जो एसेंस है इस पूरे कोर्स का उसी में आएगा, ठीक है। ये चीज आई समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सब लोग जानते हैं, जैसे कि मैं अगर लिखूं भाई साहब 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 5 फैक्टोरियल का आंसर। तो अब हमको ये करना है, ये ऐसा कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसे होगा, देखो मैंने लिया int n अनसाइंड लॉन्ग फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। अब ये अनसाइंड ही क्यों लिया, यहाँ पे लॉन्ग क्यों लिया, ये सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जिन लोगों को भी नहीं पता हो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हो, सबको डेटा टाइप्स में मालूम पड़ जाएगा। डेटा टाइप्स टाइम की वीडियो, डेटा टाइप्स एंड टाइप मॉडिफायर्स, उसमें आपको ये सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगेन यूजर से एक नंबर लिया n, अब ये रहा भाई साहब लॉजिक फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का। ये चीज समझ में ये क्यों लिखी, ऑब्वियस सी बात है, लूप में हम लोग एंटर हुए, फॉर लूप में। हाँ देखो फैक्टोरियल इनटू i इक्वल्स टू i, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होगा, इनटू होगा i के, देन इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब कुछ भी वैल्यू हो। यहाँ पे सबसे पहले फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 ले रखी है ना। अब फैक्टोरियल यहाँ पे लिख रखा है फैक्ट, ठीक है, फैक्टोरियल इनटू i, i की सबसे पहली वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल इनटू 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल में सेव हो जाए, ये चीज ऐसे लिखी। तो फैक्टोरियल की क्या वैल्यू थी, 1 थी, मतलब 1 × 1 विच इज इक्वल्स टू 1। अब फैक्टोरियल में 1 की वैल्यू स्टोर्ड है। सेकंड आइटरेशन होगा, सेकंड आइटरेशन में क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। अब वापस से करो, यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ करके हो गई है 2, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस i लगा, तो अब 1 × 2, ठीक है, ये होकर के हो जाएगा भाई साहब फैक्ट की वैल्यू आपकी हो जाएगी अब 2। आई बात समझ में, ये लॉजिक वो कर रहा है। ऐसे करते 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 आपने जो 5 एंटर कराया था तो सबसे पहले वो लेगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, देखो लिखा है शॉर्टर इक्वल्स टू n, मतलब शॉर्टर इक्वल्स टू 5 जो कि यूजर ने एंटर कराया। आई बात समझ में। उससे जैसे ही i की वैल्यू बड़ी हुई वैसे ही जो आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो टूट के लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेव कराओ, रन कराओ, ठीक है ना। 5 डालता हूँ, आ गया फैक्टोरियल ऑफ i इक्वल्स टू 120, ठीक है। आई बात समझ में। खुद पेन और पेपर लेकर के भाई साहब डिकोड करना तो मजा आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और फिर क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी वो आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप में ये अप्रोच आ जाएगी। सीधे कोड करने मत बैठा करो, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है आपको इनिशियली डिकोड करनी पड़ेगी, देन आप खुद की चीजें आसानी से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यही है डीएसए इज ऑल अबाउट क्या, यूनिक थिंकिंग क्या है, कितने नई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, इसको आप रिकर्शन से भी कर सकते हो, अलग फंक्शन बना के भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, बट ये भी सबसे आसान तरीका है क्योंकि हम लोग बिगनर स्टेज में, इसलिए मैंने इसको अपनाया, ठीक है। आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। आर्मस्ट्रांग के भी पहले हम लोग समझते हैं भाई साहब पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम नंबर मतलब जैसे कि मैं कुछ नंबर लिखूं, 123 लिखा मैंने, है ना। अब इसको मैं रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा 321। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, 123 अलग नंबर है, 321 अलग नंबर है, ठीक है। अब पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जो रिवर्स करने के बाद भी सेम नंबर होता है। कैसे, 1221 लूंगा, अब मैं इस नंबर को रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा 1221, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम होता है। तो आपको ये चेक करना है कि वैसे भी पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। वही सारी चीजें जो हमने पुरानी चीजों में कर रखी है, सेम रिवर्स का ही लॉजिक लगेगा जो हमने रिवर्स वाले क्वेश्चन में कहा था। सबसे पहले हम लोग रिवर्स कराएंगे। एक यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है ओरिजिनल नंबर, क्योंकि हमको अंत में चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब जो ओरिजिनल नंबर था उससे ये इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर में हमने नम को स्टोर कराया जो कि हमने यूजर से लिया, यहाँ पे हमने रिवर्स कराया, रिवर्स का लॉजिक सेम है जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में जस्ट हमको एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगानी है इफ और एल्स की, ठीक है। उसमें आपको देखना है कि जो ओरिजिनल नंबर था जो कि हमने यूजर से लिया था, हमारी ये बेवकूफी करने के बाद, हमारी ये बकवास लिखने के बाद में क्या वो अभी भी इक्वल है। तो अगर वो इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। सेव कराते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। नंबर डालता हूं मैं 1221, ठीक है। 1221 इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। एक बार और रन कराते हैं, इसको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एक बार और रन करा देते तुम्हारी तसल्ली के लिए, एक नंबर ऐसे एंटर कर देते तो पैलिंड्रोम ना हो, इसको एंटर कराया 345 इज नॉट अ पैलिंड्रोम। आई बात समझ में, आसान है जिंदगी, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है वैसा आज के दिन का, हमने टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, आखिरी क्वेश्चन है आर्मस्ट्रांग का, ठीक है। अब आर्मस्ट्रांग में हमने एक और यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया हो तो अगर, तो एक और एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंक्लूड करी है व्हिच इज कॉल्ड CMath। ये इसलिए करी है क्योंकि कुछ फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस, एक तो फंक्शंस हमने पढ़ा था वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कि हम लोगों ने डिफाइन करा खुद से अपने फंक्शन को, कुछ होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है ना, तो उसमें से ही एक फंक्शन का नाम होता है पावर, जिसे हम लिखते हैं POV करके। तो अब आर्मस्ट्रांग नंबर क्यों क्या होता है और पावर फंक्शन की हमको यूज क्यों पड़ा, इसको हम लोग समझते हैं कि भाई साहब आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं तो 370 का मैं एग्जांपल लेता हूं, तो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं उसका क्यूब लो, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, इन सबका इंडिविजुअल क्यूब लेने के बाद और उन सबको आपस में सम करने के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो अगर सेम आ रहा है ओरिजिनल नंबर से तो वो आर्मस्ट्रांग कहलाता है, ठीक है। विच इन दिस केस इट इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, क्योंकि अगर आप इनका क्यूब करोगे तो आपको 370 ही मिलेगा, ठीक है, विच इज ओरिजिनली योर प्री डिफाइंड नंबर जो कि आपको यूजर ने दिया था इनिशियली, ठीक है। कैसे होगा वो भी समझो। अब ये सब कुछ मैंने लिया, अब ये सब चीजें तो आपको समझ में आई रही होंगी, ओरिजिनल नंबर क्यों लिया मैंने, ठीक है। सीधे लॉजिक पर आते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करी कि भाई साहब जो 370 लिया है, 370 में कितनी डिजिट्स है, तो 1 2 3 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स हमने फाइंड आउट कर ली, उसका लॉजिक अब हमने लिख लिया। अब तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी जो मैंने पहले समझा दी, ठीक है, तो मैं बार-बार इसको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सेम कैलकुलेट सम ऑफ द nth पावर ऑफ ईच डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो CMath लाइब्रेरी इंक्लूड करी ना अपने जो हेडर फाइल है, उससे क्या हुआ कि जो ये पावर फंक्शन है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है जो कि देखो विजुअल स्टूडियो कोड में आप अगर इसके ऊपर आवर करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें बता देगा कि यार भाई साहब ये क्या-क्या पैरामीटर्स ले सकता है, व्हिच इज इन दिस केस ये देखो int and int x and int y, मतलब ये भाई साहब int नाम के पैरामीटर्स ले सकता है। उसमें भी कैसे ले सकता है कि भाई साहब जिस नंबर को आप लिखोगे POV रिमाइंडर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है POW रिमाइंडर, अभी मैं R लिख रहा हूँ, और n मतलब जो रिमाइंडर है, जैसे कि सपोज रिमाइंडर 2 आया और यहाँ पे जो है n मतलब कितनी पावर तक करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे को अगर 2 का क्यूब लेना है तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो होगी 3 और रिमाइंडर होगा हमारा 2, तो वो कुछ इस कदर लिखा जाएगा, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में। तो आपको 2 का क्यूब लेना है, which is equals to 8। तो इसको लिखने का तरीका, पावर फंक्शन को यूज करने का, उसमें पैरामीटर पास कराने का तरीका, जिससे आपको आपका रिजल्ट मिल सके, उसका तरीका ऐसा, ठीक है। इसको डिकोड करना आप लोग, ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब जब तक मैंने सही चीज समझाई पिछली बार, उसको देख करके आपको ये आराम से आप लोग डिकोड कर पाओगे, ठीक है। मैं इसको जानबूझ करके डिकोड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा अपने ब्रेन को भी आप लोग स्ट्रांग करो, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। लूप्स को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है। एक तो आप बाय डिफॉल्ट रफ वे से कर सकते हो, उसके अलावा अगर नहीं समझ में तो टेबल बना करके भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लूप को एक बार आपको सॉल्व करना आ गया तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम लोग पैटर्न्स को सॉल्व कर रहे होंगे। पैटर्न्स आपने देखे होंगे यार, कुछ ऐसे स्टार पैटर्न्स होते हैं, है ना, ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, तो ये हम लोग प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। ये समझेंगे ये कैसा होता है। ये जो पैटर्न्स वाले क्वेश्चन है, इससे आपकी लूप्स की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली बहुत सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग उन सबको सॉल्व कर रहे होंगे, पैटर्न्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। एंड आई होप यार इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जो मेरी टेक्निक है, जिस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, कि मैं आपको बता दिया कोड करना आसान है, लेकिन एक्चुअली कोड क्या करना है वो समझना पहले मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं लाइन बाय लाइन आप सभी को सही चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। नोट्स और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन में Geek4Geeks से यूज कर रहा हूं, क्योंकि Geek4Geeks बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मैं उसका ऑब्वियसली मतलब कुछ उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट ऐसी चीजें हैं जो एक डे टू डे प्रोग्रामर या एक डेवलपर के यूज में सबसे ज्यादा आती है, तो इसका नाम है Geek4Geeks। तो Geek4Geeks पे आप जाओ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, समझो, जो मेरे कोड है उसको देख करके खुद डिकोड करो, आएगी चीजें समझ में, खुद कोड करो, नई नई चीजें अपने आप चीजें बनती जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल एंड इंस्टा प्रोफाइल भी अटैच कर दी है, तो इफ यू गाइस वांट फॉर द डेली अपडेट्स यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी आल्सो, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले वीडियो में यार, है ना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।